वह है जिसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है। तो यहाँ पर ये जो विश्लेषणात्मक कथन बना, यहाँ कोई नवीन जानकारी नहीं मिली, क्योंकि त्रिभुज में ही इम्प्लीसिट है कि उसके तीनों अंतःकोणों का योग क्या है, 180 डिग्री है। लाल दीवार लाल है, कोई नई जानकारी मिली? लाल दीवार तो लाल ही है, तो फिर नवीन जानकारी क्या मिली? लाल लाल है, रेड रेड इज रेड, तो यहाँ नवीन जानकारी क्या मिली? ठीक है, तो यहाँ कोई नवीन जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन संश्लेषणात्मक कथन का ये लक्षण होता है कि यहाँ पर जो है कहा गया कि दृश्यता जो है सत्ता के विषय में कोई नवीन जानकारी दे रहा है। इसका मतलब है कि यह एक संश्लेषणात्मक कथन होगा, यानी एक सिंथेटिक स्टेटमेंट होगा। तो जब संश्लेषणात्मक कथन होगा तो मूड ने फिर समस्या को रेस किया। उन्होंने ये रेस किया समस्या को कि जैसे संश्लेषणात्मक कथन में आप लोग को लग रहा होगा कि जैसे हम कहें दीवार कठोर है, तो दीवार कठोर है तो दीवार के विषय में कोई नवीन जानकारी मिली, नवीन जानकारी मिली ना, दीवार कठोर है, नवीन जानकारी मिली, ये मिली ना संश्लेषणात्मक वाक्य में कि दीवार कठोर है, तो आपको कोई नवीन जानकारी मिली। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि सत्ता दृश्यता है, यानी दृश्यता सत्ता के विषय में कोई नवीन जानकारी दे रहा है, तो इसका मतलब है संश्लेषणात्मक कथन है। तो अगर संश्लेषणात्मक कथन है तो संश्लेषणात्मक कथनों का यह लक्षण होता है, जैसे विश्लेषणात्मक कथनों का लक्षण होता है कि ये क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। ये लक्षण होता है, पढ़े होंगे ना कांट में, कांट में पढ़े होंगे ना विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक कथनों का अंतर पूर्वानुभविक उत्तरानुभविक कथन, ये सब डिवीजन आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जो नेट निकाल चुके हैं या फिर रिसर्च वगैरह किए हैं। तो यहाँ कोई एमए का या कोई इस तरह के क्लास कोई व्यक्ति है नहीं, ज्योति थी जो वो चली गई, कल उनका पेपर है, तो सभी लोग जान रहे होंगे इन डिविजन्स को, तो इतना बेसिक में जाने की आवश्यकता तो है नहीं। तो विश्लेषणात्मक कथनों की का ये लक्षण होता है कि वो क्या होते हैं, अनिवार्य और सार्वभौमिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अगर हम कह रहे हैं रेड इज रेड, तो ये अनिवार्य है और सार्वभौमिक है। रेड तो रेड ही रहेगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है, तो क्या चांद पे बदल जाएगा क्या? चांद पे बदल जाएगा थ्योरी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कुछ अलग हो जाएगा चांद पे? क्या मंगल ग्रह पे कुछ और हो जाएगा क्या? क्यों हो जाएगा क्या? नहीं नहीं सर, होगा। नहीं सर। सेम रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो विश्लेषणात्मक कथन होते हैं वो अनिवार्य और सार्वभौमिक होते हैं, इनका लक्षण होता है। लेकिन जो संश्लेषणात्मक कथन होते हैं, वह संश्लेषणात्मक कथनों का लक्षण होता है कि ये संभाव्य होते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोबेबल होते हैं, ठीक है, संभाव्य होते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि दृश्यता सत्ता के विषय में कोई नवीन जानकारी दे रहा है, इसका मतलब है कि हम यह कहना चाह रहे हैं कि यह जो सत्ता दृश्यता है स्टेटमेंट है वो क्या होगा, प्रसंभाव्य होगा। तो क्या प्रसंभाव्य होगा तो कोई भी प्रत्ययवादी इसको मानेगा क्या? क्योंकि प्रत्ययवादी तो मानते हैं कि सत्ता दृश्यता है क्या है, अनिवार्य है, यही ना मानते हैं वो कि सत्ता दृश्यता है को अनिवार्य मानते हैं प्रत्ययवादी। प्रत्ययवादी ये मान के चल रहे होते हैं, तो वो इसको प्रसंभावी मानेंगे क्या, प्रोबेबल मानेंगे क्या? तो कहते हैं अगर प्रोबेबल नहीं मानेंगे तो ये विकल्प भी गया, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों विकल्प चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे वो फर्दर एनालिसिस करके कुछ बिंदुओं को और उकेरते हैं जो सामान्य तौर पे लोग नहीं बताते और साइड होके निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था और इस वाले क्लास में भी हम इसका दोहराव कर दे रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि आप लोग की पुस्तकों में भी दिया है, एज इट इज दिया होगा, उसको आप लोग पढ़ के दोहराव कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा उसका, कि वो फिर से एक प्रश्न उठाते हैं, फिर से एक संदर्भ उठाते हैं, क्योंकि वो समग्रता में विश्लेषण कर रहे होते हैं। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग ने स्टार्टिंग में ही कुछ बिंदुओं को समझ लिया था, जैसे उन्होंने कहा था ना, कल के क्लास में हम उसका दोहराव कर देंगे, आज सत्ता दृश्यता पे ही हम लोग डिस्कस करने लगे। कि उन्होंने कहा था कि जो विश्लेषण होता है वह एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटिटी का होता है, जो पूछा जाता है आप लोग, वो कहते हैं कि भाव का विश्लेषण होता है, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटिटी का विश्लेषण वो कर रहे होते हैं, वो भाषीय विश्लेषण नहीं कर रहे होते। यहाँ डिफरेंस आता है कि जैसे लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स में हम लोग देख रहे होते हैं कि वहां भाषीय विश्लेषण हो रहा होता है, यहाँ लिंग्विस्टिक विश्लेषण नहीं हो रहा होता, बल्कि एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक विश्लेषण हो रहा होता है, भाव या प्रस्तावनाओं का विश्लेषण हो रहा होता है। कल हम लोग स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा इसको समझा देंगे आप लोग, लेकिन अभी उसकी कोई खास आवश्यकता यहाँ नहीं है।
तो अभी तो इसको समझ लीजिए कि रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म वाला टॉपिक उन्होंने कैसे डील किया। कल के क्लास में हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से उस लहजे में भी बता देंगे जो पिछले क्लास में हम लोग शायद स्टार्टिंग में किया होगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जितनी भी चीजें हैं सारे कवर करके ही हम इसको खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो अब ये जो फिर से कुछ बिंदुओं को घेरते हैं, वो कहते हैं कि चलिए आप कह रहे हैं कि संश्लेषणात्मक कथन ये प्रसंभाव्य होता है, लेकिन वो एक विकल्प उठाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ संश्लेषणात्मक कथनों में भी अनिवार्यता स्वीकार की जाती है किसी विशेष संदर्भ में। उठाते हैं, वो खुद ही उठाते हैं कि कुछ संश्लेषणात्मक कथनों में अनिवार्यता स्वीकार की जाती है विशिष्ट संदर्भ में, और वो विशिष्ट संदर्भ क्या होता है? अवियोज्यता का संदर्भ होता है। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि मान लीजिए सत्ता का अर्थ x है, वो खुद एग्जाम्पल कहते हैं कि मान लीजिए सत्ता का अर्थ x है, और ये जो सत्ता का अर्थ x है और दृश्यता, इन दोनों में अवियोज्य संबंध हो जाए, इनसेपरेबल रिलेशन हो जाए, तो इस अर्थ में यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिवार्यता हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, इसका एग्जांपल देते हैं ना, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। तो ये क्या रिलेशन है? अवियोज्य संबंध है ना, इनसेपरेबल रिलेशन है। ठीक है, लेकिन धूम और अग्नि एक ही तो नहीं है ना, है एक ही, धूम और नो अग्नि सर। एक ही है, धूम और अग्नि एक ही है। जैसे त्रिभुज और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक योग 180 डिग्री होता है, ये दोनों एक ही है। लाल लाल है, ये लाल लाल दोनों एक ही है। क्या ये धुआं और अग्नि दोनों एक ही है क्या? नहीं सर। नहीं है ना। तो धुआं धुआं है, अग्नि अग्नि है, लेकिन दोनों के बीच अवियोज्य संबंध है ना, व्याप्ति का संबंध है ना। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। तो कहते हैं कि इस अवियोज्यता के संदर्भ में अगर हम मान लें कि सत्ता का अर्थ x है और इस x का दृश्यता के साथ अवियोज इनसेपरेबल रिलेशन हो, तो यहाँ पर ऐसे संश्लेषणात्मक कथनों में क्या माना जा सकता है? अनिवार्यता स्वीकार की जा सकती है। लेकिन वो फिर यहाँ पे प्रश्न उठाते हैं, मूर यहाँ पर फिर प्रश्न उठाते हैं। मूर कहते हैं कि इस सेंस में भी हम सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के संश्लेषणात्मक कथनों के संदर्भ में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। ऐसे संश्लेषणात्मक कथनों में जहां अवियोज्यता के आधार पर अनिवार्यता को स्वीकार किया जाता है, वहां किसी प्रकार की प्रमाण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन सामान्य रूप से सत्ता दृश्यता है के संदर्भ में एक प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा होता है प्रत्ययवादियों के द्वारा। और वह प्रमाण क्या होता है? वह प्रमाण यह होता है कि विरोधी उदाहरण की असंभाव्यता का प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा होता है। यानी वो कह रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो लेकिन दृश्य ना हो। यह प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा होता है सत्ता दृश्यता है के संदर्भ। तो यहीं पे ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर हम इसको स्वीकार करेंगे तो यह एक प्रकार से जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि विरोधी संदर्भ की असंभाव्यता का एक प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यह प्रमाण तो विश्लेषणात्मक कथनों के लिए दिया जाता है कि जो विश्लेषणात्मक कथन होते हैं उनके विरोधी वाक्य की असंभाव्यता होती है। जैसे हम कहें लाल लाल है, लाल लाल नहीं है, ये संभव है क्या? पॉसिबल है क्या ये? यस या नो? लाल लाल नहीं है, ये क्या संभव है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो यह जो विरोधी वाक्य की असंभाव्यता का संदर्भ है, यह तो विश्लेषणात्मक वाक्यों के लिए प्रमाण है। तो यहाँ जो ये प्रमाण दे रहे होते हैं, इस सेंस में तो अभी तो हम संश्लेषणात्मक मान के चल रहे थे और अवियोजिता के अर्थ में हम इसमें अनिवार्यता घुसा रहे थे। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि इस तरह के संश्लेषणात्मक कथनों के लिए कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन सामान्य रूप से तो ये प्रमाण प्रस्तुत कर रहे होते हैं, और जो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे होते हैं वह विश्लेषणात्मक कथनों के संदर्भ में दिए जाते हैं। तो एक प्रकार से हम मान के क्या चल रहे हैं? संश्लेषणात्मक कथन, और पहुंच कहाँ जा रहे हैं? विश्लेषणात्मक कथन में। तो यह एक असंगत परिणाम हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? समाप्त हो गया। इसको रटने की आवश्यकता है क्या? नहीं सर। नहीं है, क्योंकि ये हम उसी समय का आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। हम फिर से आज हमको समय भी नहीं मिला, हम देखे भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है इस समय, लेकिन ये कोई आवश्यकता नहीं कुछ होने की भी।
थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग, आउटलाइन वगैरह देखते हैं हम लोग क्लास लेने से पहले, ताकि एक तारतम्यता बनी रहे। लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे ज्यादातर मैक्सिमम 80-90% है फिलोसफी में, जिसको देखने की आवश्यकता नहीं रहती है, आप बता सकते हो, क्योंकि वो एज इट इज आपके माइंड में जब आप समझ लिए तो वो पड़ जाती है, बैठी रहती है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि उन्होंने किस प्रकार से इसका रेफ्यूटेशन कर दिया, सत्ता दृश्यता है का खंडन कर दिया, और यहाँ पर सभी विकल्पों को हटा दिया। अब हम तब आनंदित होंगे जब आप में से कोई इसको एज इट इज दोहराने की स्थिति में आ जाएगा, और इसे आप संप्रेषित कर पाओगे। इस ज्ञान को जो आप ये प्राप्त कर रहे हो, ये आप एज इट इज दोहरा पाओगे बिना देखे, तब ये मेरे लिए आनंद का विषय होगा। और रही बात आपके सिलेक्शन की, तो 50-60% मेरे क्लास के प्रयास से आप सफल हो जाओगे। लेकिन असली सफलता तब प्राप्त होगी जब आप इसे एज इट इज दोहरा पाओ, अलग अलग संदर्भों, जो कुछ बताया गया। अभी जैसे तार्किक भाववादी दर्शन आप लोग के समक्ष से गुजरा, तो तार्किक भाववादी दर्शन में भी जो अनेक प्रकार के संदर्भ उठे, आलोचना के बिंदु उठे, उस आलोचना के बिंदुओं के संदर्भ में तार्किक भाववादियों ने किस प्रकार से अपने दर्शन को परिष्कृत किया, क्या आप में से कोई इसको दोहरा सकता है क्या? एज इट इज जो बताया गया, अगर जब आप दोहरा पाओगे तो ये मेरे लिए सफलता हो। ठीक है, आप जीवन में जब आगे बढ़ते हो तो दो लोगों को ही प्रसन्नता होती है, आप लोग को मालूम है कौन? इसीलिए उनका महत्व जीवन में बहुत होता है। एक तो गुरु और दूसरा माँ बाप, कोई तीसरा नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार के ख्वाब में न रहे आप, कोई और तीसरा व्यक्ति नहीं एग्जिस्ट करता है इस धरती पे। कहीं ना कहीं कोई इशू आ जाता है। ठीक है, और एक्सेप्शंस हर जगह रहते हैं। मान लीजिए कई जगहों पे भाई बहनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है, तो बहन भी बहुत खुश होती है, भाई बहुत खुश होता है। लेकिन 90% जगहों पे, 95% जगहों पे आप देखेंगे तो फिर लोगों में दिक्कत होती है। तो ये आपको हमें हमारे लिए खुशी होगी कि हमने पढ़ाया और आप अब ऐसे करने में सक्षम हो पा रहे हैं, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय होगा। किसी ने अभी हमसे पढ़ रहा था तो उसने कहा कि सर मैं आपसे पढ़ने के बाद एक ऐसी स्थिति चाहता हूँ कि मैं आपसे शास्त्रार्थ कर सकूं, और मैं सारी चीजों को कंठस्थ कर लूं और मैं आपसे शास्त्रार्थ कर सकूं। तो मेरे लिए उसका प्रत्युत्तर क्या था मालूम है क्या? कि मुझे तब आनंद प्राप्ति होगी जब ऐसा शास्त्रार्थ आप कर सकोगे और मुझे पराजित कर दोगे, तब मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी कि मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा अब हमारे सारी चीजों से हमसे कम्युनिकेट कर रहा है और हमसे भी बेहतर कर पा रहा है। तो इसमें मुझे आनंद का वो प्राप्ति होगी। और वो जो व्यक्ति था वो वाक्पटु था, तो उसने रिप्लाई में क्या बोला मालूम है? कि मैं जीतूंगा, इसलिए जीतूंगा ताकि मैं पराजित हो सकूं आपकी महानता से। बताइए कितना अच्छा स्टेटमेंट है, कितना अच्छा स्टेटमेंट है कि मैं जीतूंगा ताकि पराजित हो सकूं आपकी महानता से। क्योंकि यहाँ महानता का संदर्भ आ गया ना, कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं खुद ही आपसे हारना चाहता हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं ईश्वर से, अपने इष्ट से मना रहा हूं कि मुझे ही कोई पराजित कर दे और मुझसे भी बेहतर बोल के दिखाए और मुझसे भी बेहतर पढ़ा के दिखाए। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको आप लोग समझिए, ये मेहनत की जा रही है आप लोगों के ऊपर। इसलिए की जा रही है, इसलिए नहीं, इसलिए आप लोग जीवन के हर एक क्षण में, हर एक पल में जो आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए कि आप लोग कितने समर्पित हैं। डेडिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज में। सारी चीजों का आप समय रखिए, मनोरंजन का समय रखिए, रिलैक्स होने का समय रखिए, लेकिन डेडिकेशन हमेशा बना रहना चाहिए। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, सारी चीजों को कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बस, जिसको कहते हैं ना कि बस टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि बस थोड़ा बहुत देख लिए, पलट लिए, इधर गए फिर उधर पलट लिए, तो वो सब नहीं होना चाहिए। वो सब करने से फिर जो है वो बनता नहीं है माहौल। तो ये तो एक हमने क्लासिकल इसका हमने दे दिया सारे बिंदुओं को घेर के, कि यहाँ जो एम्बिगिटी हमें है, यानी कॉपुला के संदर्भ में प्राप्त हो रही, इसमें जो 3 विकल्प उभर रहे थे उसके संदर्भ में उन्होंने सारी विवेचना की। इसके अलावा कुछ सामान्य बिंदुओं को भी उन्होंने उकेरा था, जिन सामान्य बिंदुओं की चर्चा करके हम लोग आज के क्लास को समाप्त करेंगे। सामान्य बिंदुओं मुख्य रूप से 2 या 3 बिंदु थे जिनकी चर्चा की गई थी। एक तो चर्चा उन्होंने ये की कि प्रत्ययवादी सामान्य रूप से एक
जो है त्रुटि कर रहे होते हैं, मूर्ख कहते हैं कि प्रत्ययवादी सामान्य रूप से अपने दर्शन को रखने में, अपने कॉन्सेप्ट अवधारणा को रखने में एक त्रुटि कर रहे होते हैं, एक एरर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यह एरर यह होता है कि वह चेतना और चेतना के विषय में भेद नहीं करते। ठीक है, वो कहते हैं कि ये सामान्य रूप से वो त्रुटि कर रहे होते हैं कि चेतना और चेतना के विषय में भेद नहीं करते। तो कहते हैं कि अगर हम इस संदर्भ को स्वीकार कर लें और चेतना के विषय में भेद न कर सकें, तो जैसे वह रंग का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के रंग की हमें चेतना होती है, तो अगर चेतना और चेतना का विषय एक है तो दो रंगों के बीच, दो चेतनाओं के बीच भेद का आधार ही समाप्त हो जाएगा। तो यह जो स्वीकार कर रहे होते हैं वह ठीक नहीं है। सामान्य एक बिंदु उकेरते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। क्या सामान्य बिंदु है? फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, आप लोग इसको समझिए कि वो कह रहे हैं कि सामान्य त्रुटि ये कर रहे होते हैं प्रत्ययवादी दार्शनिक कि वह चेतना और चेतना के विषय दोनों को एक कर रहे होते हैं। जैसे कि नीले रंग की चेतना, ठीक है, चेतना एक है और नीले रंग की चेतना एक है। नीले रंग की चेतना क्या है? चेतना का विषय है ना। ये चेतना और चेतना का विषय, चेतना हमें चेतना हो रही है, अलग अलग रंगों की चेतना हो रही है, एक नीले रंग की चेतना हो रही है, पीले रंग की चेतना हो रही है, हरे रंग की चेतना हो रही है। तो एक तो चेतना हो रही है, एक तो चेतना का विषय है। लेकिन प्रत्ययवादी क्या कर रहे हैं? जो चेतना का विषय है, कि वो कह रहे हैं सत्ता दृश्यता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो और दृश्य ना हो। तो एक प्रकार से वो ज्ञेय की स्वतंत्र सत्ता ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ज्ञाता पर निर्भर कर रहे हैं। तो चेतना और चेतना के विषय दोनों को एक कर रहे हैं, यानी नीली पीले हरे की जो चेतना है वो सभी चेतना के साथ ही मिल जाएगी। तो एक जो नीली चेतना है, पीली चेतना है, इसके भेद का आधार क्या होगा? कोई आधार बचेगा क्या? तो कहते हैं कि कोई आधार ही नहीं बचेगा। तो ये एक सामान्य त्रुटि कर रहे होते हैं। ठीक है, यह भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको भी सामान्य रूप से लोग नहीं समझते क्योंकि पढ़ा ही नहीं जाता ठीक से। दर्शन के साथ तो यही समस्या है ना कि दर्शन को ठीक से बताया ही नहीं जा रहा है। दर्शन को जिस तरह से पढ़ाना चाहिए उस तरह से वो मिल ही नहीं रहा है बच्चों को। जब मिलेगा ही नहीं तो बेचारे समझेंगे क्या? एक तो विषय ही क्लिष्ट है, विषय ही इतना क्लिष्ट है, और दूसरा आज के जेनजी हैं जिनके पास समय ही नहीं है, जो दिन भर जो है मोबाइल पे ही लगे हुए हैं। एआई तो वैसे ही आ गया है, अब तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो वो तो एक अलग समस्या है जिसको कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ठीक है, तो वही समस्या हो गई है। एक तो करेला है, एक तो जो है दर्शन शास्त्र जैसा विषय जिसमें क्लिष्टता है, पढ़ाने वाले भी नहीं है लोग, इस तरह से लोग पढ़ाते ही नहीं है। और दूसरा नीम चढ़ा क्या कि ऐसा माहौल है कि आज एआई चल रहा है, आज जेनजी है, मोबाइल है, दिन भर टिप टुप 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 हो रहा है, अलग अलग ऐप चल रहा है, टाइम मिल ही नहीं रहा है उनको पढ़ने का। तो टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे होगा? इसलिए आप इसके साथ तारतम्य बिठाइए, हर एक चीज का समय निर्धारित करिए, हर चीज हर समय मत करिए। पढ़ने के समय पढ़िए, पढ़ने के समय क्या हो जाएगी? ऑफलाइन हो जाएगी। ऑफलाइन तो हो ही सकते हैं, लेकिन किसी को लगेगा यार ऑफलाइन होंगे तो हमारे दिल की धड़कन ही रुक जाएगी। तो हार्ट बीटिंग बना लिए आजकल लोग कि उसी बीच कहीं कोई मैसेज न निकल जाए, ऐसा ना हो कि बहुत जरूरी मैसेज हो और गड़बड़ा जाए काम। तो अगर ये सब चक्करों में रहेंगे तो फिर रहिए, तो फिर क्या करना है? ठीक है, तो जो आपकी मित्र मंडली हैं, आसपास के लोग हैं, उनको भी समझा दीजिए कि हम इस समय पढ़ते हैं और जर्नली ऑफलाइन हो। अगर बहुत तुम्हें कोई कष्ट पीड़ा आ गई तो मैसेज कर दो, मैसेज तो रहेगा ही खुला, मैसेज कर दो कि भाई ऑनलाइन हो जाओ, तो ऑनलाइन हो जाएंगे। एक कहानी इसी पे सुना दे रहे हैं, बड़ी अच्छी कहानी है, हमारे गुरु ने कभी सुनाई थी जब हम दिल्ली में थे। तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि कुछ चीजें क्या होता है ना कि सामान्य रूप से कुछ लोग कुछ चीजों को टालते हैं, और टालने में क्या होता है कि समस्या और बड़ी हो जाती है। उन्होंने एक संदर्भ में कहा कहा कि कुछ लोग संकोची स्वभाव के होते हैं। तो जैसे कोई एग्जाम चल रहा होता है तो कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि वो घूमते टहलते रहते हैं। उनको पता है कि सामने वाले का एग्जाम है, लेकिन वो घूमते टहलते, उनकी आदत है बतकही करने की। तो क्या करते हैं कि हॉस्टल का या उसके रूम का दरवाजा खटखटाएंगे और जाके घुस के बैठ जाएंगे। अच्छा, सामने वाला उसका रेस्पेक्ट कर रहा होता है बहुत कि भाई मेरा रिलेशन इसके साथ बहुत अच्छा है, तो उसको कहे कैसे कि मेरा पेपर है आप चले जाइए, तो संकोच करता है।
लेकिन फिर क्या होता है, वो गुरुजी हमारे बताए कि उन्होंने बताया कि फिर क्या होता है, आप पेपर देते हो, पेपर खराब हो जाता है। अब वो आदमी आपके लिए क्या हो जाता है, दुनिया का सबसे बुरा आदमी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। आपके मन में यही ख्याल आता है कि यही हमारा पेपर बिगाड़ दिया, यही रोज आके इसी टाइम बैठ जाता था, इसी टाइम हमारे रिवीजन का समय होता था, संकोच में हम कहीं नहीं पाए कभी,